कि ये है कि टर्की इज लीस्ट बॉदर्ड, जिसको बायकॉट टर्की की बात की जा रही थी ना, लीस्ट बॉदर्ड अबाउट इंडिया टूरिस्ट, क्योंकि उसके पास पिछले साल 6.25 करोड़ टूरिस्ट आए थे, 6.25 करोड़, और उसमें सिर्फ 3 लाख भारत के थे। तो कहता मुझे परवाह नहीं है, 3 लाख नहीं भी आएंगे तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये उसका टकेसा जवाब है। और चीन ने खुलेआम कहा कि मैं तो पाकिस्तान की मदद करूंगा, इसकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी की रक्षा करूंगा, लेकिन भारत में इतनी हिम्मत नहीं पैदा हो पाई कि वो बंदा उसके साथ वॉर करके चला गया कि हम उसका विरोध कर पाते, क्योंकि हमें मालूम है कि उसके पास इंडिया की चाबी है, और चाबी कभी भी कस सकता है। वो कस दिया, रेयर अर्थ का तो कस भी दिया, इंडिया की हालत खराब है। अब ऑटोमोबाइल वाले सारे अपना भाग भाग के चाइना जा रहे हैं कि भाई साहब हमको रेयर अर्थ दो, नहीं तो गाड़ियां हमारी बंद हो जाएंगी सारी की सारी। तो हम दरअसल चीन की ओपन जो हॉस्टिलिटी है, हम उससे उससे भी डील नहीं कर पा रहे, हम पाकिस्तान से डील नहीं कर पा रहे, हम अमेरिका से डील नहीं कर पा रहे। क्या विश्व भारत के साथ दुविधा में है, या फिर ये कहा जाए कि पूरा विश्व मोदी जी के साथ दुविधा में है? और मुझे कुछ ऐसा आभास है कि विश्व के अधिकतर देश भारत के साथ दुविधा में नहीं है, उनकी दुविधा भारत की लीडरशिप के साथ, क्योंकि पिछले कुछ समय से या कुछ सालों से भारत की लीडरशिप ने एक डोमिनेट करने का नया डोमेन अपना लिया, और यह कहना चाहे कि बुलडोज करने की जो नीति होती है उसको अपनाया। और उसमें कहीं ना कहीं कट्टर हिंदुत्व का पुट भी था, अहंकार भी था, बीजेपी का अहंकार भी था, और वो अहंकार स्वयं जो मोदी जी स्वयं भू बन के उभरे विश्व गुरु के रूप में, उस अहंकार के रूप में उभरा। और कहीं ना कहीं भारत में इस बात के चर्चे किए गए कि किसी भी देश का काम भारत के बिना नहीं चलता है। इन एक्चुअलिटी ऐसी परिस्थिति तो कहीं थी नहीं कि भारत के बिना किसी का काम नहीं चलता। अगर हम ये कहें कि चीन के बिना किसी का काम नहीं चलता था, तो मैं मान सकता था कि उसने भी $800 मिलियन पाकिस्तान को दे दिया, तो उसके ऊपर तो पैसों की बारिश हो रही है इस समय। एक्चुअली ये पैसों की बारिश नहीं हो रही है, बल्कि कभी कभी मुझे लगता है कि पाकिस्तान बाय डिफॉल्ट हैज बिकम ए डार्लिंग ऑफ द वर्ल्ड। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज भारत में ये बात हो रही है कि काश वो पाकिस्तान पर हमला न करते, क्योंकि दोस्तों 10 मई जब सीजफायर हुआ उसके बाद जो पाकिस्तान ने लड़ाई शुरू की है भारत को अकेला और दोस्तों तनहा करने की, पाकिस्तान उसमें मुकम्मल 100% कामयाब हो गया है। दुनिया का एक मुल्क स्वाय दोस्तों छुटमुआ जो मुल्क है इसराइल, वो भी दोस्तों भारत के लिए एक बयान तक नहीं दे पा रहा, इतना खतरनाक प्रेशर उस पर भी है। यानी जो इस मुल्क ने पहले मदद की थी आज वो भी खड़ा नहीं हो पा रहा, और पाकिस्तान ने भारत को बिल्कुल अलग थलग कर दिया है। शशि थरूर और दोस्तों बाकी इनके जो डेलीगेशन के थे किसी एक बड़े बंदे से इन्होंने मुलाकात नहीं की, जबकि पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो गए हैं 57 कंट्री की OIC ममालिक के साथ। उसके अलावा दोस्तों यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 15 ममालिक के साथ, यानी एक ही टूर में हमने कितने ज्यादा मुल्क कवर कर दिए हैं। और इनका शशि थरूर और बाकी की डेलीगेशन पूरी दुनिया में घूम रहे हैं और दोस्तों अपने सफारखानों में ही जाकर मुलाकातें कर रहे हैं। दोस्तों आगे भी आपको सुनाता हूँ, ये सुनकर आपको फख्र होगा पाकिस्तान ने कैसे इन्हें दुनिया में तनहा करके दोस्तों बेगाना फेंक दिया है। कोई पूरी दुनिया में भारत का नाम भी नहीं ले रहा। ये कहते थे ना कि हमारी बड़ी मार्केट है, आज उस बड़ी मार्केट पर दोस्तों कोई थूक भी नहीं रहा। सब चल जाएगा, हमें इसकी शक्ल नहीं देखनी यार, इसको दूर रखो यहाँ से। समथिंग ऐसा है कि कोई बंदा मतलब इवन जो भारत की जो सपोर्ट करने वाली इटली थी, मेलोनी थी, वो भी साइलेंट है इस मामले में। तो कभी कभी क्या होता है ना, जब ग्रुप स्ट्रांग हो जाता है ना, तो फिर वो कहते हैं यार इसको दूर ही रखो यार, इसके मत बुलाओ। मोहल्ले में भी ऐसे होता है यार, इसको यार अपनी सभा मत बुलाओ, इसको मीटिंग में मत बुलाओ यार, वो ऐसा ही है, अहंकारी है। तो शायद वो हमारे खिलाफ जा रहा है। सब राकेश की पहली टिप्पणी आपसे ले लेते हैं। धन्यवाद दिनेश जी। देखिए आज की परिदृश्य में भारत की जो स्थिति है वो आजादी के बाद से सबसे दुरूह स्थिति है, जहां भारत की मान प्रतिष्ठा देश की और देश के नेताओं की दांव पर लगी हुई है। अब देखिए भारत जब आजाद हुआ 1947 में, उसके बाद 1950 में पूरा एक गणराज्य जब बन गया, तो उस समय भारत के जो मित्र राष्ट्रों की संख्या दुनिया में थी, उनकी तुलना अगर हम आज की दुनिया के मित्र राष्ट्रों से करें तो हमारी संख्या बहुत कम हो गई, और इतनी कम हो गई है कि एक क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगा अभी। तो मैं कह रहा था कि भारत के जो मित्र राष्ट्रों की संख्या आजादी के बाद जितनी थी और उसकी तुलना में अगर आज हम देखें 80 साल बाद, तो हमारी इस संख्या में बहुत गिरावट हुई है। हमारे जो पारंपरिक मित्र थे, जो भारत की आजादी के बाद भारत की नीतियों, गुटनिरपेक्ष आंदोलन और बाकी के जो शांति की हमारी अहिंसा के मूल्य थे, उनको लेकर के पूरी दुनिया प्रभावित थी और हमसे लगातार जुड़ती जा रही थी। लेकिन आज स्थिति बिल्कुल उल्टी हो गई है। आज दुनिया हमसे लगातार कट रही है। हालांकि पिछले 11 साल में हमारे देश के जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने आधी दुनिया की यात्राएं कर दी हैं। 80-85 देशों से ज्यादा एग्जैक्ट फिगर नहीं है, लेकिन वो यात्राएं कर चुके हैं, लोगों को दोस्त बनाने की कोशिश कर चुके हैं। लेकिन जब दोस्ती परखने का और निभाने का मौका आया, तो आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर के बाद
भारत अलग थलग खड़ा हुआ है। उसके पारंपरिक दोस्त जो हैं, चाहे रूस हो, चाहे जापान हो, चाहे फ्रांस हो, इटली का आपने अभी जिक्र किया, यहाँ तक कि कनाडा भी हमारे मित्रों की सूची में शामिल था कल तक। G20 के सम्मेलन में हमने कनाडा के प्रधानमंत्री को उस समय जो थे उनका कितना यहाँ आतिथ्य किया, कितनी सेवा की, वो सब जानते हैं। आधा कनाडा में 60-40 का रेशो है, आधा हिंदुस्तान वहां बसता है। लेकिन आज की स्थिति ये है कि हमारे पास कनाडा भी नहीं है, हमारे पास अमेरिका भी नहीं है, हमारे पास चीन भी नहीं है। ये तो बड़े देश हैं, बल्कि छोटे छोटे जो देश है, श्रीलंका है, नेपाल है, बांग्लादेश है, मालदीव है, इनसे भी हमें कोई समर्थन हासिल नहीं हुआ है। और इस सब की वजह दो ही मुझे समझ में आती है कि एक तो हमारी जो विदेश नीति है, जो नॉन अलाइनमेंट की थी, वो अब मल्टी अलाइनमेंट में चली गई। हमने 10-15 खिड़कियां खोल के रखी और हम भूल गए कि हमारा मूल सिद्धांत क्या था। दूसरी बात ये रही कि जो हमारे रक्षा सौदे हुआ करते थे दुनिया में, वो भी पारंपरिक मित्रों के साथ थे, उनको भी हमने तमाम सारे दरवाजे खोल के असुरक्षित कर लिया। तो आज स्थिति ये है कि जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद 33 देशों में हमने प्रतिनिधि मंडल भेजे, अगर आप उन देशों की सूची देखेंगे तो आपको हंसी आएगी कि वहां इन प्रतिनिधि मंडलों को भेजने का क्या मतलब है। आपने चीन में किसी को नहीं भेजा, आपने इजराइल में किसी को नहीं भेजा, आपने कनाडा में किसी को नहीं भेजा। ये ऐसे देश हैं जिनके यहाँ पास हम जाकर के पाकिस्तान की शिकायत कर सकते थे, क्योंकि पाकिस्तान को चीन पिछले दरवाजे से लगातार मदद कर रहा है। कनाडा में आतंकवाद का मुद्दा आप पता शुरू से बहुत गर्म रहा है, वहां बातचीत की जानी चाहिए थी, लेकिन इन तीनों देशों को छोड़ दिया गया। भेजा कहाँ गया? अब लाइबेरिया में हमने किसी को भेज दिया, लियोन में भेज दिया, ग्रीस स्पेन में भेज दिया, स्लोवानिया में भेज दिया। तो वहां भेजने से क्या हासिल होने वाला है? स्थिति ये आ गई है कि अब कनाडा जैसा देश, जो कल तक हमारा दोस्त था, जिससे हमारी गलवहियां होती थी, हमारी देश की बहुत बड़ी पॉपुलेशन कनाडा में रहती है, वो कनाडा जब ये सम्मेलन G20 का होने वाला है, वहां आपको आमंत्रित ही नहीं कर रहा है विशेष तौर पर। और G20 की बात नहीं है, जो 7-8-10 बड़े अंतरराष्ट्रीय संगठन थे, चाहे वो बिमटेक हो, चाहे वो ब्रिक्स हो, चाहे वो एशियान हो, चाहे NSS हो, चाहे सार्क हो, सार्क को तो आपने खत्म ही कर दिया। तो अब आपके पास खड़े होने की जगह नहीं है, दुनिया में पांव रखने की जगह नहीं है। तो जो बल्कि आपने भारत के पास जो कुछ मान सम्मान था दुनिया में, उसको और मिट्टी में मिला दिया। तो आज की स्थिति ये है कि आप देखें कि अगर हमने अपनी कूटनीति, हमने अपनी विदेश नीति पर समीक्षा नहीं की, हमने अपने वाणी के संयम की व्याख्या नहीं की, तो स्थिति ये हो जाएगी कि कल को हमें दुनिया में कोई हाथ मिलाने वाला नहीं मिलेगा। और ये स्थिति अगर बनती है तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आज का नेतृत्व जिम्मेदार है। अब वो ये साझा नेतृत्व होता है देश में, प्रधानमंत्री है, उनकी पूरी सरकार है, उनके विदेश मंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, सब विदेश जाते हैं, लेकिन कौन क्या बना के आता है भारत के लिए, ये आज तक किसी को पता नहीं है। आने वाली दुनिया में भारत के लिए बहुत चिंताजनक स्थिति बन जाएगी। जी हेमंत कुमार जी, बराक ओबामा 2 बार भारत आए। मतलब हमारी समस्या, ये दुनिया की समस्या भारत नहीं है सर, उनकी समस्या नरेंद्र दामोदर दास मोदी है और उनका अहंकार है। दे आर नॉट एंग्री विद इंडिया सर, दे आर नॉट एंग्री विद द 140 करोड़ पीपल लाइक यू एंड मी, दे आर एंग्री विद वन पर्सन हु इज ट्राइंग टू बिकम बिगर देन दिस नेशन सर। हेमंत कुमार जी। जी धन्यवाद। बोरा साहब, मोदी जी की समस्या ये है कि वो कहते तो हैं अपने आप को विश्व गुरु, लेकिन दुनिया में उनका कोई चेला नहीं है। एक भी कोई चेला हो जो कहे कि मोदी जी हमारे गुरु हैं। और अमेरिका तो ये 10 बार गए, लेकिन अमेरिका की 10 बार की यात्रा के बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति इनके साथ खड़े नहीं हो पाए, उन्होंने इनसे पल्ला झाड़ लिया। तो मोदी जी ने जो छवि गढ़ी पिछले 10 से 11 सालों में, उसमें जो कुछ ये बताना चाह रहे थे दुनिया को कि हम सबसे काबिल और सबसे सक्षम हैं, तो ये जो नकली छवि गढ़ते हैं, वो एक ऐसी छवि होती है जिसमें कि अगर पानी की बूंदे पड़ने लगे तो पता चलता है कि वो धुल करके उस पर धब्बा पड़ने लगता है। तो आप देखिए कि इनके कार्यकाल में भारत के ऊपर मुझे लगता है कि पहली बार ऐसा हुआ कि भारत पर आतंकवाद प्रायोजित करने का आरोप लगा, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की ओर से, और इसके साक्ष्य दिए गए। ये मोदी जी के कार्यकाल में हुआ, ये किसी दूसरे प्रधानमंत्री के कार्यकाल में ऐसा नहीं हुआ। देश में जिन चीजों को लेकर के ये डंका पीटना चाह रहे थे, खास करके भारत पाकिस्तान जो क्लैश के दौरान, और उसमें कर्नल सोफिया कुरैशी और बेगम सिंह को सामने रख करके जो छवि का निर्माण ये कर रहे थे,
आप बताइए कि उसी दौरान प्रोफेसर महमूदाबाद ने जो चीजें सामने रखी कि अगर आप ये जो दुनिया को दिखाना चाह रहे हैं कि हम साझी विरासत और साझी संस्कृति वाले देश हैं, तो ये तो भारत घर के अंदर भी दिखाना चाहिए। और यही कहने के जुर्म में आपने उस व्यक्ति को जेल में डलवा दिया। लेकिन उसी कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ अनाप शनाप बकने वाले, उनको आतंकवादियों की बहन बताने वाले के खिलाफ आपने कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि उनके बचाव में पूरी तरह बचाव में खड़े हो गए। पूरी सरकार एक तरह से सारे ये शर्मो हया छोड़ करके उनके साथ खड़ी हो गई। तो क्या दुनिया इन चीजों को नहीं देख रही है? दुनिया इन चीजों को ये समझ नहीं पा रही है कि आप एक अपने देश में जिस तरह का नफरत और घृणा का माहौल बना रहे हैं, दुनिया के सामने अपनी जिस तरह की छवि बनाना चाहते हैं कि आप सब बहुत आयरन मैन हैं, आपकी जो समझ है वो दुनिया में सबसे सर्वोत्तम है। और ये जो नकली छवि जो गढ़ करके आप चाहते थे कि दुनिया को हम अपने साथ झुका लें, और इसीलिए आप जो कह रहे हैं कि गली मोहल्ले वाली बात, आप देखिए कि जो इनके पूरी पर्सनालिटी में जो दिक्कत है, जो इनकी पर्सनालिटी में जो पूरा प्रॉब्लम समझ में आती है, वो ये है कि आप उस व्यक्ति के बारे में कल्पना करें जो इतना अधिक कॉम्प्लेक्स का शिकार होता है कि उसको अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए सामने वाले के बारे में कुछ ऐसा करना होता है कि सामने वाला लगे कि अरे ये तो ऐसे ही है, कुछ नहीं है। तो वो जो आप कह रहे थे कि बराक माय फ्रेंड वाला जो था जुमला, वो क्या था? वो यही तो था कि अपने अंदर का जो कॉम्प्लेक्स है, आप जिस तरह का जो आप बाहर जाते हैं तो कहते हैं कि हम गांधी के देश से आए हैं। अरे आपको ये भी कहना चाहिए कि हम नेहरू के देश से आए हैं, आपको ये भी कहना चाहिए कि हम भगत सिंह के देश से आए हैं। लेकिन आप बाहर में गांधी के देश से आए हैं कह करके, और घर में आकर के गांधी की मूर्तियां तोड़ी जाती है, गांधी की का पोस्टर लगा करके उस पर गोली मारी जाती है, और ऐसे लोगों का महिमा मंडन होता है, उनको आप संसद में बिठाते हैं। ये पूरा 10-11 सालों का इनका कार्यकाल है। इसने दुनिया के सामने भारत की छवि तो खराब की, और भारत की जो साझी संस्कृति और साझी विरासत जो हमारी है, उस विरासत को भी तार तार कर दिया इन्होंने। संकट की घड़ी में उन देशों से भी कोई इनको मदद नहीं मिली जिन देशों से इन्होंने कारोबारी रिश्ता बनाया। और खास करके फ्रांस की चर्चा अगर की जाए तो इनसे रफाल खरीद करके लेकर के आए, और आपको सोर्स कोड नहीं मिला। ये कितना बड़ा धोखा है आपके साथ। उस समय डील करने वाले लोग क्या कर रहे थे? ये तो ऐसा ही हुआ कि आपको हथियार दे दिया जाए, और जब मुकाबला करने के लिए मैदान में उतरे तो पता चले कि उसकी चाबी ही नहीं है, वो हथियार बंद है और उसको आप खोल ही नहीं पा रहे हो। तो ये उसी तरह का कुछ मसला है। तो ये जो पूरा जो मोदी जी का जो कार्यकाल है और मोदी जी ने जो कुछ हासिल किया है, इसमें ये अंतिम तौर पर ये भारत पाक के बीच में जो क्लैश हुआ, उसने इसको क्लाइमेक्स पर पहुंचा दिया। दुनिया में आप अकेले पड़े, आपकी कूटनीतिक विफलता साबित हुई। आप दुनिया में भारत को आपने एक ऐसे देश के रूप में उसकी पहचान बना दी जो कि असहिष्णु है, जो आतंकवाद प्रायोजित करता है। ये चीजें मोदी जी का हासिल है पिछले 11 सालों में। बाकी चीजें तो अलग है ही। इन्हीं चीजों के जरिए आप अलग थलग भी पड़े हैं और भारत की छवि भी धूमिल हुई है। और इसके बदले आप कहेंगे कि अभी जो राहुल गांधी का एक भाषण जो आया जिसमें उन्होंने कहा कि नाम है नरेंद्र, काम है सरेंडर, तो उसको अब जोड़ा जा रहा है कि भारत की छवि खराब की जा रही है और भारत को बदनाम किया जा रहा है। भारत के बारे में राहुल गांधी कह रहे हैं कि भारत ने सरेंडर कर दिया। अरे मोदी जी के सरेंडर करने का मतलब भारत का सरेंडर करना नहीं होता है। ये दुनिया को आप समझाने चले हैं। तो राहुल गांधी ने यह भी जोड़ा कि एक समय था जब नेहरू ने, भले वो जंग हार गए, तो वो जो लीगेसी है उस लीगेसी को कौन फॉलो कर रहा है? ये इस बात का आप कोई ये एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए कि आपने किसके दबाव में वो सीज फायर किया, क्योंकि जैसे ही अनाउंस हुआ सीज फायर और उसी क्षण बंद हो गया। तो क्या हुआ? मतलब इसका मतलब हुआ कि वो जो आदमी कह रहा था सही कह रहा था कि हमने करवाया। तो ये जो पूरा जो हासिल है ये मोदी जी का, इसने देश को और देश की पूरी कूटनीतिक जो सफलता रही थी अभी तक दुनिया में जो नाज था भारत को, वो उसको मुझे लगता है कि उसको धूल धूसरित किया है। जी मैं सुरेंद्र दुबे जी आपके पास आता हूँ। आपने दोनों विद्वानों की बात सुनी और दोनों ने बहुत अच्छे बिंदु रखे हैं। अल्टीमेटली यही सरकार है जो आके कभी कांग्रेस के अहंकार की बात करती रहती है, कभी इमरजेंसी की बात करती है, और कई बार ऐसा होता है कि ये
दूसरों के अहंकार गिनाते गिनाते भूल जाती कि खुद किस लेवल के अहंकार पर आ गई है। और जिस ढंग से इनके लीडरान आजकल जवाब देते हैं आगे से, वो कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे ना तो इनके अंदर कोई सिविक सेंस है, ना कोई सभ्याचार है, ना इन्हें बात करने की तमीज है। एक्चुअली कोई कम से कम इनको स्कूल में भेजे, इनको तमीज तो सिखाए कि भाई बात कैसे की जाती है। अल्टीमेटली ये देश है, ये कोई गली मोहल्ले की सभा नहीं है साहब, कोई ये नुक्कड़ नहीं जहां बैठ के आप कुछ भी गाली गलौज करके जो मर्जी कर लें। लेकिन इनके लोग तो पार्लियामेंट में भी गालियां देते हैं, इनके लोग बाहर बैठ के भी गालियां देते हैं, और इनको लगता है कि दुनिया हमको उस चश्मे से देखेगी जो चश्मा हम उनको प्रोवाइड करेंगे। ये भूल जाते हैं कि उनके पास भी देखने का एक चश्मा है। लेकिन मूर्ख हैं ये सारे के सारे, सच कहा जाए तो मूर्ख भी हैं, अज्ञानी भी हैं, अनपढ़ भी हैं, और इनको समझ नहीं कि एक देश चलाया कैसे जाता है। भगवान का शुक्र है कि इनको सत्ता अब मिली है, कहीं 1947 में सत्ता मिल जाती तब तक हिंदुस्तान के 10 टुकड़े हो गए होते। सुरेंद्र जी दिनेश जी, अभी और इसीलिए हमारे पास बड़े बड़े लोग जो कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, हालांकि आजकल लोग नहीं कह रहे मुमकिन है, आजकल वो शब्द लोग भूल गए हैं। और जो भक्त हैं वो भी परेशान है कि हम कैसे भगवान के चक्कर फंस गए कि हम इनको छोड़ भी नहीं पा रहे हैं और दूसरा भगवान तलाश भी नहीं पा रहे हैं। भक्त के पास बड़ी प्रॉब्लम होती है, कोई एक बाबा चक्कर पड़ गया, उसको मालूम है बाबा फ्रॉड है, लेकिन कोई बाबा दूसरा ठीक ठाक मिले, कोई उनको अपने पास ले जाए, परसुएट करे, तो भक्त भी बहुत परेशान। एक पूरा दुनिया में खेल चल रहा है वर्ल्ड वाइड, उसमें इंडिया का भी, अमेरिका, रूस, और कौन क्या खेल कर रहा कुछ पता नहीं। तो मुझे जब हम लोग पढ़ते थे हाई स्कूल में, तो कृष्ण और बलराम की जो दोस्ती खेलते थे वो लोग, तो उसमें कभी बलराम जाति कर लेते थे, कभी कृष्ण कुछ गड़बड़ कर देते थे। तो जो कवि था उसने जो पंक्तियां लिखी वो ये थी, खेलत में को काको गोसैया, खेल में कोई किसी का साथी नहीं होता। तो इस सब मुल्क नहीं चल रहे हैं, हर मुल्क का अपना खेल चल रहा है। ट्रम्प साहब का खेल रोज चलता रहता है, तो 11 बार कह चुके हैं कि नहीं मैंने ही युद्ध रुकवाया है, और तो और वो कोर्ट में एफिडेविट भी दे चुके हैं कि हमारी नीतियों की वजह से युद्ध रुका है। ट्रम्प साहब ने जेलेंस्की से सौदा खेल कर लिया, उनकी रेयर अर्थ पर समझौता कर लिया, और असली खिलाड़ी तो इस समय भाई जेलेंस्की है, जिन्होंने इतने बड़े शक्तिशाली पुतिन, जिनके बारे में रसा में प्रचार किया जाता है, ये आदमी पिछले 300-400 साल से क्या कहते हैं, यही रूस का भला करने के लिए जन्म ले रहा है। हमारे यहाँ तो नॉन बायोलॉजिकल हो जाते हैं, वहां भी बायोलॉजिकल का मामला है। वहां भी बताया जाता है कि हर बार जन्म लेते हैं, उस फिल्मी गाने की तरह 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे, और फिर क्या न जाने कभी तुमको हम न जुदा होंगे, कुछ गाना ऐसा है। अटल जी को भी याद होगा, मुझे भी बीच बीच से याद आ रहा है। तो वो पुतिन साहब के देश में साहब वो खेल खेल में जेलेंस्की ने 40 बॉम्बर उड़ा दिए, जो कल्पना के परे की बताइए, ट्रक में चले गए और 1.5 साल से जा रहे थे। और कल जो S-400 जिसका डंका इंडिया ने पीटा, और रूस सोचा होगा कि यार S-400 से खूब बिकेगा, वो S-400 उनके अपने देश के वो राडार में आए। मैं मानता हूँ कि ये पूरा और इसमें सबसे बुरी स्थिति हमारी है, बाकी सबके तो अपने फंडे हैं, हमें किससे लड़ना है नहीं लड़ना है। हमें यार जेलेंस्की ने सरेआम मीडिया के सामने ट्रम्प को उनकी औकात बता दी। ठीक वो मुल्क छोटा मुल्क है और रसा से लड़ रहा, लेकिन उसने इसके बावजूद भी यूरोपियन कंट्रीज के साथ अपना दोस्ती का दौर जारी रखा, नाटो से संबंध बनाए रखे, भले वो उसमें शामिल नहीं है, और अल्टीमेटली ये दिखाया कि देखो हम राष्ट्र प्रेम इसको कहते हैं, राष्ट्र के सर्वोच्च क्या उसको कहते हैं सार्वभौमिकता क्या चीज होती है, जेलेंस्की ने दिखाया। देखो 1.5 साल से हम इस पर काम कर रहे थे, और जिस दिन वो होनी थी समझौता वार्ता इस्तांबुल में, उसके एक रात पहले उन्होंने दिखा दिया कि ठीक है करना हो करना, न करना न, ये मत समझो कोई हम कमजोर। हमारे यहाँ समस्याएं दूसरी है, अन्य राष्ट्र सब समझ रहे हैं कि हमें क्या करना है। हमारे साथ ये दिक्कत कि हमारी सरकार को पता नहीं उसे क्या करना है। और अब एक नई समस्या खड़ी हो गई, खेल हमारे अडानी साहब ने एक और कर दिया, जिसको अमेरिका ने भी पकड़ लिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल के थ्रू वो तेल ले आते थे और बीच में
पलटी करके दूसरे जहाज में भर लेते थे। ये ऐसे ही होता था कि जैसे ट्रक सामान लेके निकलता था और रास्ते में डकैत सारा सामान लूट करके दूसरे के यहाँ चले जाते थे। अब बाद में थाने में रिपोर्ट लिखाता रहा कि साहब हम जा रहे थे, रास्ते में लूट लिया। हम क्या कहते हैं, अडानी साहब की हिम्मत की भी दाद देंगे। तो ये नहीं देख रहे हैं कि उनका मित्र बेचारा कहाँ फंस गया है और तुम उसी काम में लगे हुए। अच्छा, ये तो मामला सीधे सीधे ट्रम्प का, चूंकि ईरान से रिलेटेड है और ईरान को ट्रम्प साहब सीधे हाथ नहीं, फूटे हाथ नहीं सुहाते हैं। तो अब एक नई समस्या और हो गई। तो अभी तो तोते पर जो गर्दन थी तोते की, थोड़ा हल्के से ट्रम्प साहब पकड़े। मेरा मानना है कि अब वो कस के पकड़ लेंगे और अब तोते के लिए फड़फड़ाना मुश्किल हो जाएगा। अगर वो कहेंगे कि 500% तो कहेंगे हुजूर 500%। राहुल गांधी ने ऐसे इडियाटिक उसमें नहीं कह दिया नरेंद्र सरेंडर। वो बात समझ गए कि अब नरेंद्र को सरेंडर करने के अलावा कोई चारा नहीं है। और नरेंद्र वो कहते हैं नो, ऑल ऑफ यू सरेंडर, आई विल डू ब्लंडर एंड ब्लंडर बट नॉट सरेंडर। उनका अपना एक अलग चल रहा है। इससे लगता है कि हम एक अजीब दौर में आ गए हैं जहां ये पता लगाना बड़ा मुश्किल है कि कल क्या होगा। ऑपरेशन सिंदूर बंद भी हो गया और चालू भी है। सिंदूर बांटने काम बंद भी किया और सिंदूर बांटा भी जा रहा है। दोनों काम तो नहीं हो सकते। कह दिया कि नहीं वो उसको भास्कर खास फंसा दिया कि गलत लिख दिया, जबकि बताया भी नहीं होगा। भास्कर कोई ब्रह्म सूत्र से थोड़ी जान गए कि ये काम हो रहा। ये बताते भी खुद ही है, बाद में खंडन भी खुद ही कर। तो अब वो ऑपरेशन सिंदूर से हटे, तो अब वो तलाश है कि कोई नया एक काम आ जाए पकड़ में, जिससे इज्जत हमारी बच जाए। इतना बड़ा देश है, कुछ ना कुछ वो निकाल ही लेंगे। लेकिन हम लोग सिर्फ जुमलों के बीच में और कव्वाली के बीच में जिंदा है। कव्वाली देखने में किसी फिल्म में उसके लिए एक टुकड़ी क्या, उस फिल्म में बड़ी अच्छी कव्वाली चलो देखा है, लेकिन खाली कव्वाली के बल पर कोई फिल्म नहीं चलती है। और हमारे मोदी जी सिर्फ कव्वाली के बल पर पूरी फिल्म चलाना चाहते हैं। जी बिल्कुल आपने सही कहा। वैसे दर्शक मित्र, मेरा एक बहुत स्पेशल एपिसोड सुबह एक इन्वेस्टिगेटिव एपिसोड आया है जो अवेलेबल है कि तेल अडानी जी कैसे इलीगली ईरान से ला रहे थे। और उसका सिंपल मैं आपको एक मिनट के अंदर बता देता हूँ कि स्टोरी किस किस्म की है। गल्फ में 3 पोर्ट्स का यूज किया गया है। एक पोर्ट है खोर अल जुबैर जो इराक का पोर्ट है, लेकिन अब वो बचेगा नहीं बचेगा क्योंकि अडानी सैंक्शंस में चला जाएगा। उसके एक कंपनी होने के नाते एक सैंक्शंस भी चला जाएगा वहां पर, वो उसको दिक्कत हो रही है। और ईरान के मामले पे ट्रंप भड़क जाता है। हो सकता है पुराने केस में उसको कोर्ट केस में माफ भी कर दे जो ब्राइबरी का केस है, लेकिन ईरान के मामले में ट्रंप बहुत गुस्से में है इस टाइम। और अगर ये प्रूव हो जाता है वहां के जो प्रोसिक्यूशन सेल के द्वारा है तो बहुत मुसीबत। राकेश जी, मैंने दर्शकों की मदद के लिए थोड़ा सा मैंने कहानी उनको बताई, लेकिन वो विस्तार से एपिसोड 15 मिनट का वो देख सकते हैं। उसमें 10-12 स्लाइड्स भी हैं, वो भी आप देख सकते हैं। उसमें पोर्ट के जो लोकेशन है मैप पे मैंने वो भी दिखाए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं। बड़ा अच्छा एपिसोड है, ऐसा एपिसोड आपको कहीं मिलेगा नहीं। और सारी डिटेल्स में वॉल स्ट्रीट जर्नल के आर्टिकल्स हैं जो मैं प्रोक्योर कर पाया अपने पास। जी अचल जी, तो मैं आपके पास विषय पर वापस आते हुए कि बेईमानियां भी हो रही हैं, लोगों को बचाने की कोशिश भी की जाती है, और ये कट्टर हिंदुत्व, अहंकारी भाजपा, स्वयंभू राजनीति भी एक शख्स पे चल रही है, उसका नाम भी अडानी है, इसमें कोई शक नहीं है। तो किसी को बचाने के लिए इंसान कितना निम्न स्तर पर गिर सकता है, ये भी उसकी एक कहानी है साहब। बाकी लेकिन हमारी छवि तो डेंट हो चुकी है और पूरी तरह से डेंट हुई है, और हमें तो कोई पूछता नहीं आज की डेट में। और G7 में हमें ना बुलाया जाना एक किस्म से काफी बड़ी घटना मानी जाएगी। 6 साल से लगातार मोदी जी वहां जा रहे थे और इंडिया के बिना उनका गुजारा नहीं था, बल्कि इंडिया अपने आप को G8 समझना शुरू हो गया था कि मैं उसका एक्सटेंडेड पार्ट हूँ, बट ऐसा था नहीं सर। राकेश, छोटी छोटी टिप्पणी लेंगे, समय कम है। देखिए दिनेश जी, ये जो एपिसोड आपका है ये मैं थोड़ा सा मैंने भी देखा, और ये इसी सब्जेक्ट से जुड़ा है। भारत की मान प्रतिष्ठा का मामला है, और प्रतिष्ठा के जो बुनियादी मूल्य हैं। साउथ अफ्रीका भी आ रहा है इसमें, इजिप्ट भी है, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी और UAE वहां पर आएंगे। ये ब्रिक्स का समिट मोदी के लिए काटो तो खून नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं, क्योंकि शायद एक ऐसी परिस्थिति हो सकती है कि मोदी में अवॉइड दिस समिट एक्चुअली टू गो देयर, क्योंकि वहां पर चाइना जब शी जिनपिंग बोलेंगे तो कुछ कड़ाई बोलेंगे, और वहां पर एक क्या कहते हैं कि शायद थोड़ा बहुत किसी को उसका हैसियत दिखाने की भी कोशिश की जाएगी। प्रोबेबली इट मे बी द एम्बेरसिंग मोमेंट फॉर इंडिया देयर ऑन द ब्रिक्स एक्चुअली। और ब्रिक्स वैसे भी चाइना का समिट बन चुका है इस टाइम, पूरा का पूरा अधिकार A to Z
और इंडिया ट्रंप के दबाव में को एक्चुअली थोड़ा सा साइडलाइन कर रहा है धीरे धीरे कि मैं इसको निकल जाऊं या इसमें से मेरे को मौका मिले तो मैं इसको छोड़ ही दूं. समथिंग इज हैपनिंग बट दिस रियो समिट ऑफ 6 and 7 जुलाई इज एब्सोल्युटली वो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट हो सकता है. हेमंत कुमार जी. जी दिनेश जी, ये अभी जो चीजें सामने आ रही है, जैसे कि ये अडानी जी का जो तेल चोरी वाला मामला है, उसके पहले अमेरिका में जो मामला है जिसको लेकर के उन पर मुकदमे हैं, उनके खिलाफ वारंट जारी हुआ है. तो हम किधर बढ़ रहे हैं? हम अब एक चोर मुल्क के का भी लेवल हमारे ऊपर चस्पा हो गया है अडानी जी की वजह से. और वो अडानी जी कौन है? तो हमारे प्रधानमंत्री जी के परम मित्र, जिनके साथ वो घूमते हुए दिखते रहे हैं. तो एक चोर मुल्क वहां भी है. इसके अतीत में भी कई दृष्टांत हैं. आप याद कीजिए श्रीलंका वाला वो प्रकरण, जब पावर प्लांट को लेकर के वहां पर जो आरोप लगा था कि मोदी जी दबाव डाल रहे हैं पावर प्लांट देने के लिए अडानी को. ऑस्ट्रेलिया में कोल ब्लॉक का जो मामला आया था उसको लेकर. उसके अलावा आप पर लेवल चस्पा हो रहा है कि आप इनटॉलरेंट सोसाइटी बना रहे हैं, भारत को बना दिया है आप. एक ये बड़ा लेवल है आपके खिलाफ. तो आप देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? तो दुनिया के जो अलग अलग मुल्क हैं वो जब एक मंच पर कहीं पर आते हैं, उस मंच पर आप अपना कौन सा चेहरा लेकर के जाएंगे? इसी तरह का चेहरा लेकर जाएंगे कि एक इनटॉलरेंट सोसाइटी बनाने वाले प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, एक ऐसे व्यक्ति को की सरपरस्ती करने वाले मोदी जी जो दुनिया में अपने बिजनेस का गोरख धंधा फैला रहे हैं. तो ये चीजें एक तरह से भारत के खिलाफ भी जा रही है. जो मैंने पहले भी कहा कि भारत की जो छवि रही है उस छवि के खिलाफ भी जा रही है. भारत भले ही एक कमजोर और गरीब आर्थिक तौर पर एक मुल्क रहा है, लेकिन आत्म सम्मान और उसकी इज्जत दुनिया में रही है. ये अतीत में दुनिया ने इसको कबूल किया है एक ऐसे राष्ट्र के रूप में जो अपने स्वाभिमान और आत्मसम्मान से समझौता नहीं करता है. लेकिन अभी क्या हुआ? अभी चौतरफा इस पर डेंट लगा है. सिर्फ ट्रंप के कारण ही नहीं, बल्कि अब देखिए G7 की मीटिंग को लेकर के दुनिया के सामने हो गया कि आप जिस तरह से कह रहे थे कि हमारे बिना दुनिया चल ही नहीं सकती. आप याद कीजिए जब कनाडा के प्रधानमंत्री भारत आए थे और उस मीटिंग के दौरान जब वो बातचीत करना चाह रहे थे, कैसे आपने उनको इनवाइट किया, वो सबूत देना चाह रहे थे, आपने उनसे नहीं लिया. तो ये चीजें धीरे धीरे आपके खिलाफ चीजें एक्युमुलेट हो रही थी और आपने उन चीजों को एक तरह से नजरअंदाज करने की झूठी कोशिश. आपको लग रहा था कि हम इन चीजों को ऐसे ही बाईपास करते जाएंगे और दुनिया को कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन दुनिया की निगाह आपके ऊपर थी. और यही वजह है कि आप देख लीजिए कि जो परंपरागत सहयोगी आपका रूस रहा है वो आपके खिलाफ चला गया. वो पाकिस्तान का मददगार हो इस मुश्किल घड़ी में भी. तो आपने जो कुछ किया है उसका हासिल तो यही है कि देश के आत्मसम्मान, देश के स्वाभिमान और के ऊपर बहुत बड़ा डेंट लगा है. और ये बात साबित हो रही है कि अडानी जी के कारण आपने अमेरिका जो वर्चस्ववाद है, जो हेजेमनी है उसको आपने अपने गले में उतार लिया. अन्यथा दूसरा कोई कारण दुनिया को समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों आपने उसकी हेजेमनी को कबूल किया. तो क्यों नहीं कहा जाए कि हेजेमनी भी है. ये आपने सहमति से उनके सामने सरेंडर कर दिया, उनकी चौधराहट कबूल कर लिया आपने. जी लास्ट टिप्पणी सुरेंद्र दुबे से लेता हूँ. एक फैक्ट बता दूं कि टर्की इज लीस्ट बॉदर्ड, जिसको बायकॉट टर्की की बात की जा रही थी ना, लीस्ट बॉदर्ड अबाउट इंडियाज टूरिस्ट, क्योंकि उसके पास पिछले साल 6.25 करोड़ टूरिस्ट आए थे. 6.25 करोड़ और उसमें सिर्फ 3 लाख भारत के थे. तो कहता मुझे परवाह नहीं है, 3 लाख नहीं भी आएंगे तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है. ये उसका टकेसा जवाब है. और चीन ने खुलेआम कहा कि मैं तो पाकिस्तान की मदद करूंगा, इसकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी की रक्षा करूंगा. लेकिन भारत में इतनी हिम्मत नहीं पैदा हो पाई कि वो बंदा उसके साथ वॉर करके चला गया कि हम उसका विरोध कर पाते, क्योंकि हमें मालूम है कि उसके पास इंडिया की चाबी है और चाबी कभी भी कस सकता है. वो कस दिया, रेयर अर्थ का तो कस भी दिया. इंडिया की हालत खराब है. अब ऑटोमोबाइल वाले सारे अपना भाग भाग के चाइना जा रहे हैं कि भाई साहब हमको रेयर अर्थ दो, नहीं तो गाड़ियां हमारी बंद हो जाएंगी सारी की सारी. तो हम दरअसल चीन की ओपन जो हॉस्टिलिटी है हम उससे भी डील नहीं कर पा रहे. हम पाकिस्तान से डील नहीं कर पा रहे, हम अमेरिका से डील नहीं कर पा रहे. कंट्रीज आर गेटिंग हॉस्टाइल टू अस एंड वी आर हेल्पलेस. और मोदी की जो चुप्पी है ना, चुपती है सब. ट्रंप के सामने चुप्पी है, शी जिनपिंग के सामने चुप्पी
चुभती है। कल अमेरिका का डिफेंस मिनिस्टर बोल गया और बड़ी हेडलाइंस है, आप रशिया से हथियार खरीदोगे तो हमें पसंद नहीं है। बड़ी साफ सीधी बात है, इंडिया की उस पर भी चुभती है सर। सुरेंद्र तो देखिए, कि कैरी ऑन सर। हाँ, अब ऐसा दौर आ गया है कि हमें देश कैसे चलाना है, इसमें हमें देश के नागरिकों के बारे में नहीं सोचना है कि पब्लिक क्या पसंद कर। हमें देखना कि ट्रम्प साहब को क्या पसंद, हमें देखना कि हमारे बगल में शी जिनपिंग जो उनको क्या पसंद। ये अजीब सी है, ये ऐसे ही स्थिति है कि जैसे हम अपने घर को चला रहे हो और चिंता हमें ये रहती कि पड़ोसी कहीं बुरा तो नहीं लग कि हमने अपने लड़के को आज दही जलेबी खिला दी, तो कल पड़ोसी पता कर ले कि भाई दही जलेबी खिलानी चाहिए कि नहीं। ये स्थिति काफी खतरनाक है और इस स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा। अभी तो देखिए, हम G7 के गम से ही नहीं उबर पाए थे, आपने ब्रिक्स की बात और बता करके हमको बहुत भयभीत कर दिया। आई एम टेरिफाइड विद योर वर्जन, योर कमेंट। अब बताइए क्या होगा। और ब्रिक्स का तो आपको याद होगा कि अपने ट्रम्प साहब ने जब उन्होंने शपथ ग्रहण की थी, उसी के बाद ही कह दिया था कि ब्रिक्स इसकी बात भूल जाओ, अगर ब्रिक्स कोई पैरेलल करेंसी लाने की कोशिश करेगा तो ठीक नहीं है। उसके बाद से देखिए हमारे मोदी जी ब्रिक्स का भी शब्द नहीं बोल रहे हैं। इस चक्कर बांग्लादेश के बारे में नहीं बोल पा रहे हैं, तो उसमें भी। और आप एक बात समझिए, ये जो ब्रिक्स में न बुलाना, देखिए G7 में तो मेंबर नहीं है, लेकिन ब्रिक्स में तो है। ये कहते रहे कि हम लोग पैरेलल इकोनॉमी बनाएंगे। मुझे लगता है इनको भी यहाँ बुलाया नहीं जाएगा। तो भाई होंगे मेंबर, फिर भी इन्विटेशन तो जाते ही है ना, जो कंट्री होस्ट करता है कि साहब आप आइएगा, तब क्या होगा। ये तो और हम लोग बेइज्जत होते जाएंगे। तो ये तो बड़ी विचित्र बात कि करे कोई भले भरे कोई। साहब गलतियां करते जाए, बेइज्जती हमारी और दिनेश वोरा और अचल जी की हो रही है, क्योंकि कंट्री है ना, क्योंकि हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी थोड़ी है जिसको नहीं बुलाएंगे। और अब जुलाई में कितने दिन रह गए, जून भी आज काफी जून हो ही गई है। तो मुझे लगता है कि आपने ये बात बता करके मोदी भक्तों की नींद उड़ा दी कि अब साहब के और हम कितनी रक्षा करेंगे। वो एक होता था रफूगर, तो वो राजा के यहाँ एक बैठा हुआ था रफूगर, तो एक बार जब उन्होंने फिर किया तो लोगों ने कहा आपकी रफू नहीं क्या, कहने भैया रफू छेद था तो रफू कर देते थे, अगर कपड़वा उड़ गया तो हम कहाँ से रफू कर। तो अब रफूगरों को बड़ी दिक्कत हो रही है कि हम कैसे रफू करें और उनको मोदी जी की इज्जत चिंता करें, हम अपनी चिंता। भाई दुकान हमारी, रफूगर हमें, हमारी मोहल्ले में बदनामी हो जाए कि यार ये रफूगर तो कुछ कर ही नहीं पाता है। हम अजीब गंभीर संकट से गुजर रहे हैं। तो ये 6 और 7 जुलाई जी, ये मोदी जी की जो हालत है वो उस बरबोले फूफा की तरह है, जो जिससे ससुराली लोग तंग आकर के तय कर लेते हैं कि अब इसको अपने किसी शादी विवाह में इसको बुलाना नहीं। बिल्कुल सही कहा यार। और ये वैसे बता दूं, ये 6 और 7 जुलाई का रियो का समिट है और शी जिनपिंग जा रहे हैं वहां पे। और शी जिनपिंग के नाम से मुझे याद आता है, मैं जाते जाते मैं वो छोटी सी 30 सेकंड में बात बताता हूँ कि साउथ अफ्रीका में समिट था, ब्रिक्स का समिट था। मोदी वहां पर मौजूद थे, ये कुछ साल पहले की बात है, और शी जिनपिंग भी थे। शी जिनपिंग जब बात कर रहे थे तो पूरी दुनिया सुन रही थी, सारे वर्ल्ड लीडर सामने बैठे हुए थे, जो भी इन्वाइटेड थे वहां पर सारे के सारे थे। लेकिन कमाल की बात है, जब मोदी ने बोलना शुरू किया तो शी जिनपिंग उठकर चले गए और उन्होंने अपने एक उप प्रधानमंत्री को, जूनियर जो होता है बड़ा, उसको कहा कि तुम यहाँ बैठ के मोदी का भाषण सुनो। दिस वाज आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट ह्यूमिलेटिंग मोमेंट फॉर मोदी एंड फॉर अस आल्सो एज ए नेशन, कि उसने बोलना शुरू किया, 2 मिनट नहीं लगे होंगे, शी जिनपिंग उठे और चले गए और अपने एक बंदे को बोला कि तुम यहाँ आके बैठो और उसकी बात सुनो। ये शायद दिखाने की कोशिश की थी कि मैं कौन हूं और तू कौन है। मुझे लगता है कि दुनिया में जो शक्तियों के बदलते हुए समीकरण है ना, ये उसका एक आईना था। और हम उस इंसिडेंट को, अब तक मैं तो नहीं भूला अभी तक, तभी मैंने आज याद दिला दिया कि उस इंसिडेंट को भूलना मत। और ये इंसिडेंट अगर रियो के अंदर 6 और 7 जुलाई को फिर से रिपीट हो जाए तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी, क्योंकि अगर मोदी जाते हैं, पहले तो बात जाएंगे नहीं जाएंगे मुझे नहीं पता, जाते हैं और अगर बोलते हैं, देयर माइट बी पॉसिबिलिटी शी जिनपिंग या कुछ और नेता शायद उठकर ही चले जाए, देयर माइट बी पॉसिबिलिटी। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। दर्शक मित्रों, करीब 11-1200 लोग मुझे आज लाइव देख रहे हैं इस प्रोग्राम में, तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि ऐसे प्रोग्राम में आप आते हैं। राकेश जी, दुबे जी और हेमंत जी, बहुत बहुत आभार आपके साथ।